बहुत जल्द इस वजीर आजम से छुटकारा मिलेगा, नए वजीर आजम के इंतखाब का अमल शुरू होगा। औरत की मर्जी जाने बगैर हर साल एक बच्चा पैदा करने की फरमाइश करना कि वो मर्द को हर चीज़ के लिए अपना इतना मोहताज कर ले कि वाकई उसका गुजारा है ना उसके बगैर। एक बादशाह को जंगल में सफ़र करते एक सांप ने डस लिया। शाही तबीब अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जहर को जब बादशाह के जिस्म में फैलने से ना रोक पाया तो अपनी बेबसी पर ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में एक दरवेश सा शख्स वहाँ पर आया। उसने बादशाह को जहर के दर्द से तड़पते हुए देखा तो बादशाह की टांग पर जहाँ सांप ने काटा था दरवेश ने उस जगह थूक दिया और भाग गया। बादशाह के सारे साथी बादशाह की फिक्र में थे, इसलिए दीवाने की उस हरकत पर कोई भी दरवेश के पीछे उसे गिरफ्तार करने नहीं गया। शाही तबीब ने थूक साफ करने के लिए एक रुमाल पकड़ा और बादशाह की जहर से नीली होती हुई टांग पर से थूक साफ करने लगा, मगर फिर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया, जिससे फौरन ही जहर का असर ज़ायल हो गया। बादशाह होश में आए और जब उन्हें दरवेश के थूक के किस्से का पता चला तो बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उस दरवेश को फौरी तौर पर ढूंढ कर हाजिर किया जाए। सिपाही चारों तरफ फैल गए। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने दरवेश को एक दरख्त के नीचे पाया और पकड़ कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अदब से दरवेश से कहा कि हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक और अरबी घोड़ा कबूल कर लीजिए। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह की तरफ देखा और बोला कि ये घोड़ा और पोशाक बहुत कीमती है, मैं ये पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। बादशाह ने कहा क्या फ़िक्र ही ना करें, घोड़े के साथ आपको खिदमतगार भी दिए जाएंगे। उस पर दरवेश ने बादशाह से पूछा, इतनी कीमती पोशाक, कीमती घोड़े और खादिमों के साथ मैं रहूँगा कहाँ पे? इस दफ़ा बादशाह मुस्कुराया, बोला कि आपके लिए रहने के लिए एक आलीशान रिहाइश गाह भी तामीर कर दी जाएगी। दरवेश ने पूछा, इतने माल और दौलत और खादिमों के साथ उस रिहाइश गाह में क्या मैं अकेला रहूँगा? बादशाह ने सुना तो उसने दरवेश को अपनी बेटी के साथ शादी करने की पेशकश भी कर दी। दरवेश बोला कि अगर आपने मेरी शादी की तो फिर कल को मेरी औलाद भी होगी। बादशाह ने जवाब दिया कि बिल्कुल औलाद होगी और हमारी दुआ है कि आपको कसीर औलाद मिले। दरवेश बोला कि अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो फिर रोना किसको पड़ेगा? बादशाह ने जवाब दिया, हुजूर अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर ये सारा कुछ लेकर भी मुझे रोना ही पड़ेगा तो बादशाह सलामत, आप अपना घोड़ा, कीमती लिबास वापस ले लें और मैं अपनी दरवेशी में खुश हूँ। दरवेश ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि दिल उसी से लगाओ जिसने दिल बनाया है। अगर दिल दुनिया से लगाओगे तो रोना ही पड़ेगा, आंसू ही मिलेंगे, मायूसी ही मिलेगी, अंधेरा ही मिलेगा। कि जी पाकिस्तान के वो दोस्त जिन्होंने अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, उन्होंने उनको नाराज़ कर दिया जी। खैर, जहां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब को यूरोपीय यूनियन को इनकार पर और वज़ीर आज़म के अमेरिका को नो मोर कहने पर ताना बना रहे थे, तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब मुल्क में मगरबी निज़ाम को फ़रोग देने पर इमरान खान पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। मुल्क की मईशत कमज़ोर हो गई। मईशत कमज़ोर होने के बाद अब कोई मुल्क आपको पैसा देकर ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज अपोजिशन की तमाम जमातों ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है और अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब कोई आइडियल बातें इनके लिए सूदमंद नहीं हो सकती हैं। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि ज़िद्दी हैं, लेकिन जैसे इर्द गिर्द किया है, बल्कि एक और ज़रा सा आगे बढ़ा दूँ जो आप दे सकेंगे। कुछ कहो बेश सूरत हाल ऐसी ही है कि इमरान खान का खाली ये डोमेस्टिक और इंटरनल इशू नहीं है, बल्कि इसको बग़ैर बाहर देखे नहीं दे सकता। जैसे भुट्टो साहब ने जब घेरे में आ गए थे पीएनए के स्ट्रीट पर तो उन्होंने कहा था कि हाथी मेरे ख़िलाफ़ हो गया, सड़कों पर आ गए। इमरान खान ने भी पब्लिक के जलसे में यूरोपीय यूनियन अमेरिका के ख़िलाफ़ तकरीर की, मॉस्को और बीजिंग के साथ खड़े हो गए। फिर बॉयज़ कह लें, एम्पायर कह लें, उनका भी अहम रोल, यानी अपोजिशन आज तक तो कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त तक नहीं निकाल सकी जब तक के दो पावर प्लेयर में इसमें कोई रोल अदा ना करें। ज़फ़र इलाही साहब, भुट्टो साहब के पाकिस्तान और आज इमरान खान का पाकिस्तान लगता ऐसे है कि वो वही उसी पोजीशन में हैं कि अमेरिका। हिलाली साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे शेख रशीद साहब ने ज्वाइन किया है और ज़्यादा गालिबन सबसे ज़्यादा खबर उनके पास ही होगी। शेख साहब, आपका शुक्रिया। और मैं ये कह रहा था, कोई सूरत हाल भुट्टो जैसी तो नहीं मिलती होती, इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल इशूज़ भी काम कर रहे हैं। इमरान खान ने जो यूरोपीय यूनियन के बारे में कहा, जो मॉस्को और बीजिंग से करीब हुए, ये भी एक फैक्टर है। शेख साहब देखें, लाली साहब आपके पास बैठे हैं, समझदार हैं, सारी जिंदगी इन्होंने फॉरेन अफेयर्स में गुजारी है। भुट्टो भी लियाकत बाग में और धोबी घाट में और किकरी ग्राउंड में फॉरेन अमेरिका के बारे में बात किया करता था। क्या अवाम का हक नहीं है कि उनको फॉरेन अफेयर पर पता लगे?
इस मुल्क में ऑक्सफोर्ड, सेसेक्स, एसेक्स और इन लोगों का ही हक है जिनका कोई रोल नहीं रह जाता सिवाय इसके कि किताबी इनकी स्टडीज होती हैं। और बिल्कुल ठीक कहा इमरान खान ने कि नेटो में इमरान खान ने बावजूद इतने माशी मसाइल हैं, इक्तसादी मसाइल हैं, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में गंदम कहाँ चली जाएगी, $139 पे तेल चला गया है, लेकिन उसने साबित किया कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार की है। अगर हम किसी साम्राज्य की गोद में बैठे रहें तो सारी दुनिया खुश है, और साम्राज्य की गोद से निकल आए तो लोगों को शिकायत है जी कि ये बातें चौक चौराहे में नहीं करनी चाहिए। मैंने भुट्टो को, जुल्फकार अली भुट्टो को फॉरेन अफेयर्स के अहम इशू पर अवाम के जलसों में खिताब करते देखा। फिर हशर क्या हुआ उनका? क्या हशर हुआ? हशर तो और वजह से हो गया ना सर जी। आप चाहते हैं कि अब हशर और नशर जो है ना हर एक के साथ एक नहीं होता। लेकिन और शेख साहब आप उसे ज्यादा जानते हैं, अपोजिशन तो नाकाम थी गिनती पूरा करने की, लगता यह है कि नाकाम है। इंशाल्लाह रिलैक्स रहें आप। अच्छा, पीटीआई के बंदे पूरे हैं। मेरी गुजारिश सुने, आइन का किताब निकालें, ये 80 या 86 सफ़े पे होगा, 54(3). 14 दिन अभी इनको चाहिए, आज का दिन काउंट ना करके कि 14 दिन की रिक्वेजिशन है, फिर 9 दिन है। ये अप्रैल फूल होगा इनके साथ इंशाल्लाह। पहली 2 तारीख को 2 को रोजा भी होगा, बेहतरी होगी और इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा ये जंग। और ये सारे आप देखें इकट्ठे हो जाए, 172 आदमी ले आए, फिर ये कहेंगे वजारत दाखिला उठा के 12 बंदे लेगी, क्योंकि 12 बंदे इंशाल्लाह इनके कम होंगे। ये पंजाब में इन्होंने गैंगअप पहले किया, अलीम खान। देखिए आपको पता है, आपको मेरी सारी सियासत का पता है, मैं सूबे की सियासत नहीं करता। देखिए सारी जिंदगी मेरी आपके साथ गुजरी है। अब आप मुझसे कल पूछेंगे पंगजूर में क्या हुआ है, नोशकी में क्या हुआ है और तुर्बत में क्या हुआ, मुझे नहीं पता। आखिरी सवाल का जवाब देंगे शेख साहब? सब लोग आमतौर पर एम्पायर, न्यूट्रल, एस्टेब्लिशमेंट और ज़्यादातर मेरे ख्याल में शायद यही आया कि खान साहब को जी। देखें हुजूर, जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, ये सारे फौजी कमलों की पैदावार है। वो जनरल क्या नाम था उनका ISI के जो मर गए हैं, हमीद गुल, ये टिकटें बांटा करते थे मुस्लिम लीग नून की। मैंने भी एक दफा उनसे टिकट ली है जी। सो उस मीटिंग में मैंने भी यूनिफॉर्म में वो बैठे हुए थे। सो ये सारे GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया इतना एक, आप उसको डिक्टेटर के जो मर्जी करें, ये मीडिया को उसने आजादी दी। मेरा भी उसमें 1% हाथ है सारे जितने मीडिया की इजाजत देने में। और एक PTV होता था जी, हम बादशाह होते थे, इंफॉर्मेशन के हम मिनिस्टर होते थे, ऐसा लगता था कि हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। आज तो सबसे मुश्किल काम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का है, क्योंकि 40 चैनल और 40 चैनल ने दुर्गत बनाई हुई है हुकूमत की। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ फौज का, अब ये कह रहे हैं कि एम्पायर न्यूट्रल है, ये इलेक्शन के बाद कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हमें मारा है। ये सारा कार्रवाई थर्ड एम्पायर की है, डिजिटल मीडिया से हमें मारा गया, डिजिटल सिस्टम से मारा गया। तो ये इनका यही काम है। जब हम हारते थे तो हम भी यही कहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो स्कूल में मैं नारे लगाता था, आज बिलावल भी वही लगा रहा है, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ये मैं जब स्कूल में था 6ठी 7वीं जमात में, उस वक्त नारे लगाता था। जफर हिलाली साहब आपके साथ शेयर कर सकते हैं एक सवाल? जफर हिलाली साहब, मेरे लिए बड़ा एहतराम है उनका, मैं इस काबिल नहीं उनके सवाल का जवाब दूं, लेकिन करना चाहते हैं तो कर लें। हिलाली साहब, शेख रशीद साहब मौजूद हैं, जिक्र कर रहे हैं कि आप एहतराम करते हैं, आप एक सवाल कर सकते हैं शेख साहब से। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फॉरेन अफेयर्स जो है वो हर चीज में उनका भी कुछ दाखिला होता है, और इसमें भी, इस मामले में भी है। इसलिए तो मैं तो मिसाल देता हूँ, भुट्टो का पाकिस्तान, जब भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, और इमरान खान का पाकिस्तान जब वो खड़ा होके कहता है कि मैं गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ किसी का, और जब उसने अपने तकरीर में कहता है कि भाई अगर तुम हमें खत लिखते हो कि हमने क्यों अब्सटेन किया, तो उनको इंडिया ने भी तो अब्सटेन किया है रेजोल्यूशन से, उनको क्यों नहीं लिखा? कश्मीर पे क्यों नहीं लिखा? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो कोई इसका बड़ा इम्पैक्ट है। शेख साहब, कोई घबराहट नहीं है हुकूमती हलकों में? देखें, मेरी गुजारिश सुने, हम 10-10 महीनों में घर गए हैं, हम 14-14 महीनों में घर गए हैं, हम 20-20 महीनों में घर गए हैं, और 3.25 साल तो पूरे ही हो जाते हैं जी। 6 महीने पहले आप हमारे शहर में आके देखें, लोगों ने अगले इलेक्शन के बैनर लगा दिए।
हमारे जनाजे देखे लोगों ने शिरकत करनी शुरू कर दी है जिन्होंने वोट देना। हमारे शहर में जनाजे भारी होने शुरू हो गए हैं। जब जनाजे